आज हम अमेरिका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की कहानी उसके आंकड़ों के जरिए समझेंगे। ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि अमेरिका क्या बन रहा है और किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये अमेरिका की आत्मा का दर्पण है। नमस्कार, मैं प्रदीप हूँ, आप वेब ऑब्जर्वर हिंदी देख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अमेरिका में आज कितने अप्रवासी रहते हैं। जनगणना ब्यूरो की एक नई रिपोर्ट हमें एक महत्वपूर्ण तस्वीर देती है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो चौंकाता है और अमेरिकी समाज की बदलती तस्वीर को बयान करता है। ये संख्या है 5 करोड़ 2 लाख यानी 50.2 मिलियन विदेशी जन्मे निवासी। इसका सीधा सा मतलब है कि अमेरिका में हर 7 में से एक व्यक्ति देश के बाहर पैदा हुआ है। और यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, एक पूरी कहानी है। और इस पूरी कहानी को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना बनता है। 10 साल पहले यह हिस्सेदारी 13.3% थी। आज ये बढ़कर 14.8% हो गई है, जो बीते दशकों में सबसे बड़ा उछाल नहीं है। और ये सिर्फ एक उछाल नहीं है, बल्कि एक स्थिर वृद्धि है। साल 2014 में 4 करोड़ 24 लाख विदेश में जन्मे हुए निवासी थे और आज ये संख्या 5 करोड़ से ज्यादा है। यह अमेरिका की पहचान को लगातार बदल रही है। तो ये अप्रवासी सबसे ज्यादा रहते कहाँ हैं? कैलिफोर्निया। जी हाँ, सबसे ज्यादा अप्रवासी कैलिफोर्निया में रहते हैं। अमेरिका का स्टेट है। यहाँ पे 1 करोड़ 9 लाख लोग ऐसे हैं जो विदेशों में जन्मे हैं। पूरी आबादी का 27.7%। इसका मतलब है कि कैलिफोर्निया में हर 7 में से लगभग 2 लोग अमेरिका के बाहर पैदा हुए हैं। ये एक ऐसी वास्तविकता है जो राज्य की संस्कृति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित करती है। और मेट्रो के स्तर पे ये भिन्नता और भी ज्यादा तीखी हो जाती है। मायामी मेट्रो क्षेत्र को अगर देखें तो वहां 41.9% लोग, करीब 42% लोग विदेशों में हैं। लगभग आधी आबादी, हर दूसरा व्यक्ति। ये एक ऐसा शहर है जहां इंटरनेशनैलिटी यानी अंतरराष्ट्रीयता उसकी रग-रग में बसती है। और वेस्ट वर्जीनिया के पार्करबर्ग जाएं तो वो आंकड़ा 1% से भी कम यानी 0.98%, यानी नहीं के बराबर। तो ये 2 अलग-अलग अमेरिका हैं और 2 अलग-अलग जनसांख्यिकीय प्रक्षेप वक्र। और फिर भी ये संख्याएं एक बड़ी कहानी कहती हैं। अप्रवासन अमेरिकी पहचान, राजनीति और उसके आर्थिक भविष्य को लगातार आकार दे रहा है। चाहे वॉशिंगटन इसे स्वीकार करे या ना करे, एक ऐसी सच्चाई है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर बात करें शिक्षा विभाग की, आपने खबरों में सुना होगा कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से इसे छोटा करने या इसकी जिम्मेदारियों को कहीं और स्थानांतरित करने के प्रस्ताव, ये प्रस्ताव गहरे सवाल खड़े करते हैं कि आखिर ये विभाग करता क्या। तो अगर एक बुनियादी सवाल की ओर जाएं कि अमेरिका में शिक्षा विभाग वास्तव में क्या करता है, वहां ये विभाग ऐसा विभाग है जिसको ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो क्योंकि वहां की जो यूनियन गवर्नमेंट, संघीय सरकार है, वो स्कूल के पाठ्यक्रम को नियंत्रित नहीं करती। वहां की कांग्रेस इसकी मनाही करती है। कांग्रेस हमारे जैसी नहीं, वहां का जो सदन है। और शिक्षा अभी भी राज्य और स्थानीय सरकारों की जिम्मेदारी है। और यह एक महत्वपूर्ण संवैधानिक विभाजन है। और दूसरा जो है वो शिक्षा विभाग का असली काम धन उपलब्ध कराना है। ये कई क्षेत्रों के लिए धन की जो सप्लीमेंट्री हेल्प है वो प्रदान करता है, जैसे किंडरगार्टन से लेके 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए, कॉलेज के छात्रों के लिए, एडल्ट एजुकेशनिस्ट के लिए, दिव्यांग छात्रों के लिए, और जो लोअर इनकम वाले डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए, कम आय वाले जिलों। तो यह धन जो है वो लाखों विद्यार्थियों के भविष्य को आकार देने के लिए शिक्षा विभाग देता है। और तीसरा काम शिक्षा विभाग का यह है कि शैक्षिक समानता सुनिश्चित करने का काम करता है। भेदभाव, नागरिक अधिकारों के अनुपालन और समान पहुंच की निगरानी की बात करता है। सुनिश्चित करता है हर बच्चे को, उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उसे शिक्षा का समान अवसर मिले। और शिक्षा विभाग ही अमेरिका के केंद्रीय शिक्षा डेटा हब का संचालन करता है। चौथा काम, नेशनल सेंटर फॉर एजुकेशन स्टैटिस्टिक्स। यह मुख्य निकाय है जो स्कूल के प्रदर्शन,
फाइनेंस और सीखने के मैट्रिक्स को एकत्र करता है, इकट्ठा करता है और यह डेटा ही सब कुछ प्रभावित करता है, जिला निधि से लेके राष्ट्रीय शिक्षा नीति तक। यह भविष्य की रणनीतियों का आधार बनता है। और अब अगर पैसे की बात करें, फाइनेंशियल ईयर 2024 में शिक्षा विभाग ने 268.4 अरब डॉलर खर्च किए। यह कुल यूनियन बजट का 4% है और बजट के हिसाब से छठी सबसे बड़ी यूनियन एजेंसी है। ये एक बड़ी राशि है जो कई लोगों को हैरान कर सकती है। 1980 की तुलना में शिक्षा पर 371.6% खर्च बढ़ा है, जबकि कुल संघीय खर्च जो है वो 193.7% ही बना है। तो कुल यूनियन खर्च दो गुना करीब बढ़ा है और यह शिक्षा खर्च 3.25 गुना बढ़ रहा है। तो शिक्षा विभाग की हिस्सेदारी बढ़ी है, भले ही अमेरिका के परीक्षा स्कोर में कोई खास सुधार नहीं हुआ। और यह विरोधाभास है जो बहस का विषय बना हुआ है। अब कर्मचारियों की संख्या पे गौर करें तो इतना बड़ा बजट, सिर्फ 4209% कर्मचारी इसका प्रबंधन करते हैं। बजट 4% है, लेकिन उस बजट के लिए काम करने वाला कार्यबल है उसका प्रतिशत 0.2% है, मात्र 0.2। तो यह संख्या बताती है कि विभाग कितना कुशल है या फिर शायद कितने कम कर्मचारियों वाला है। और अधिकांश पैसा कहां जाता है? एक ही जगह, फेडरल स्टूडेंट एड 2024 में 160.7 अरब डॉलर। यह वह इंजन है जो छोटे छोटे कार्यक्रम संचालित करता है, जिनमें पेल ग्रांट्स है, स्टूडेंट लोन है, ऋण माफी के कार्यक्रम हैं, पाफसा का प्रशासन है। तो लाखों छात्रों को यह जो है वो हायर एजुकेशन प्राप्त करने में मदद करता है। अब ट्रंप की योजना जो है वो है इन जिम्मेदारियों को अन्य विभागों में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव करती है। इसका अर्थ है कि शिक्षा विभाग अपनी मूल पहचान खो सकता है। और सवाल यह है कि क्या अमेरिकी छात्रों को ऐसे पुनर्गठन से फायदा होगा या पहले से ही जटिल माने जाने वाली प्रणाली में यह अराजकता पैदा करेगा? यह बहस आने वाली है और यह बहस अमेरिका के भविष्य के लिए खासी महत्वपूर्ण होगी। और अगले विषय पे अगर बात करें जिसका नाम है अर्थव्यवस्था, क्योंकि नए आंकड़े 3 प्रमुख रुझानों को उजागर करते हैं। DEA डेटा दिखाता है कि अगस्त में वस्तुओं और सेवाओं के आयात में 5.1% की गिरावट आई है। और गिरावट की वजह क्या, क्यों आई है गिरावट, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उसी महीने नए टैरिफ लागू हुए, ट्रंप टैरिफ जिन्हें कहा जा रहा है। और टैरिफ का मतलब सीधे तौर पे है इंपोर्टर्स के लिए कीमतें बढ़ गई। ऊंची कीमतों का मतलब है कम खरीद, और कम खरीद का मतलब है कम आयात। ये सीधी सीधी इकोनॉमी है और अर्थशास्त्र, लेकिन इसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। जैसे खुदरा विक्रेता जो है यानी लोकल विक्रेता कीमतें बढ़ा सकते हैं, उपभोक्ताओं को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है, सप्लाई चेन बदल जाती है, आपूर्ति श्रृंखलाएं, और कुछ अमेरिकी उद्योग कृत्रिम रूप से प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। टैरिफ शायद नौकरियों की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन वे लागत भी बढ़ाते हैं। ये एक बेसिकली संतुलन का खेल। अमेरिकी सरकार के शटडाउन के कारण सितंबर की नौकरियों की रिपोर्ट में देरी हुई, और जब ये आखिरकार जारी हुई तो इसने क्या दिखाया? श्रम भागीदारी 62.4% और बेरोजगारी 4.4%। तो यह हाल के वर्षों में अमेरिका में देखी गई बेरोजगारी से ज्यादा है। इससे सवाल उठता है कि क्या अर्थव्यवस्था ठंडी हो रही है या एक हल्के मंदी के दौर में प्रवेश कर रही है? अक्टूबर का कुछ डेटा नवंबर की रिलीज के साथ आएगा, जो दिसंबर के मध्य में आएगी। लेकिन एक मजेदार लेकिन महत्वपूर्ण आंकड़ा, अमेरिका में सबसे ज्यादा टर्की का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मिनेसोटा, जिसने इस साल 3 करोड़ 20 लाख टर्की पाले। और अगले 9 राज्य भी मिलकर थैंक्स गिविंग सीजन के लिए भारी संख्या में टर्की का उत्पादन करते हैं। और ये मायने क्यों रखता है? क्योंकि फूड प्रोडक्शन और अमेरिका की लोकल इकोनॉमी का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और यह कई चीजों से बुरी तरह प्रभावित होता है। पहला, जलवायु, श्रमिकों की कमी, चारे की कीमतें और वैश्विक अनाज की आपूर्ति।
इसके अलावा निर्यात यानी एक्सपोर्ट की डिमांड। तो कभी-कभी सबसे छोटा डेटा बिंदु सबसे बड़े रुझानों को समझाता है। अब आप कहेंगे यहाँ इकोनॉमी की बात कर रहे थे, टर्की पे ले, तो ये सिर्फ टर्की के बारे में नहीं है। यह हमारी जो प्लेट्स हैं, अमेरिका की पूरी जो प्लेट्स हैं, उस पर आने वाली जो पूरी भोजन की प्रणाली उसके बारे में है। और ये सब हमें क्या बताता है कि 2025 में अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ अप्रवासन बढ़ रहा है, जनसांख्यिकी ये विभाजन गहरा हो रहा है, शिक्षा पर खर्च बढ़ रहा है, प्रशासनिक पुनर्गठन मंडरा रहा है और टैरिफ व्यापार को एक नया आकार दे रहे हैं। रोजगार का डेटा अस्थिर हो रहा है और यहां तक कि टर्की का उत्पादन भी एक कहानी कहता है। तो हर राजनीतिक शीर्षक के पीछे एक संख्या होती है, हर संख्या के पीछे एक प्रवृत्ति होती है और हर प्रवृत्ति के पीछे वह दिशा होती है जिसमें अमेरिका आगे बढ़ रहा है। संख्याएं झूठ नहीं बोलती, एक राष्ट्र की वास्तविक स्थिति को उजागर करती हैं। अप्रवासन, शिक्षा, व्यापार, नौकरियां, भोजन, यही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की असली नब्ज हैं। सवाल ये नहीं है कि क्या अमेरिका इन बदलावों के लिए तैयार है, सवाल ये है कि क्या उनके नेता तैयार हैं। और देखते हैं भविष्य के गर्त में क्या है। हम आपके सामने नए से नए तथ्य लाते रहेंगे, एक एक डेटा सेट करके। आपसे अपील है कि फिर जरूर हिंदी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट करके जरूर बताएं आप क्या सोचते हैं। धन्यवाद।